इस वीडियो में हम स्टील मेकिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझेंगे। स्टील मेकिंग के पूरे प्रोसेस को यानी रॉ मटेरियल यानी उसके माइन से लेके स्टील बनाने के पूरे प्रोसेस को एक ही वीडियो में आसान लैंग्वेज में कुछ एनिमेशन व्यू के थ्रू भी समझेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन पूरे प्रोसेस को आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टील मेकिंग प्रोसेस के जानने से पहले सबसे पहले इसके एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। देखिए स्टील का बहुत ही वाइड यूज है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए स्टील का यूज होता ही है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स, एनर्जी प्रोडक्शन, सारे जगहों पे स्टील का यूज होता है। आप यहाँ तक कि आप जहाँ पे बैठे हैं आप नजर घुमा के देखेंगे आपके चारों तरफ कुछ न कुछ चीजें होती हैं जो स्टील या फिर आयरन की बनी हुई है। ओके, अब आते हैं स्टील के लिए हमें रॉ मटेरियल के रूप में आयरन ओर का इस्तेमाल करते हैं। आयरन ओर हमारे इन्वायरमेंट में फ्री फॉर्म में नहीं होता है, प्योर फॉर्म में नहीं होता है। इसके साथ ऑक्सीजन और अदर मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। ठीक है, हम लोग जब बोलते हैं आयरन का मतलब होता है हिंदी में लोहा और लोहे का मतलब होता है फेरस, Fe। अब Fe फ्री फॉर्म में नहीं होता, प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ ऑक्सीजन और अदर मिनरल्स मिल के बने होते हैं। ठीक है, आयरन ओर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? आयरन ओर का जो मिनरल होता है वो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सेडेराइट। और इसमें जो कार्बन जो आयरन की परसेंटेज होती है यानी फेरस की परसेंटेज होती है, हेमेटाइट में 70%, मैग्नेटाइट में 72%, लेमोनाइट में 60% के समथिंग होती है। अब देखिए 60% से ऊपर अगर Fe है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं रिच आयरन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिच आयरन। और जो सबसे ज्यादा Fe की परसेंटेज होती है वो होती है मैग्नेटाइट में। ठीक है, मैग्नेटाइट में 72% होती है। अब हमको स्टील बनाने के लिए करीब 98% तक Fe चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, जैसे ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है और अदर मिनरल्स जैसे कि कार्बन और अदर मिनरल्स को इसके से अलग किया जाता है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आयरन ओर कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, ये कुछ रेड तरह के होते हैं, मतलब रेड कलर में होते हैं। और इसके जो माइंस हैं, आयरन के डिपॉजिट्स हैं, वो सदर्न इंडिया के जो जहां जहां पे ब्लू किया हुआ है ना वहां पे आपको देखने के मिलेगा। यानी यहाँ पे माइंस इसके हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले कुछ इलाकों में भी मेजर आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलेंगे। ठीक है, इनके पहाड़ होते हैं, वहां पे आयरन की यानी जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है? पूरे प्लांट तरीके से डायनामाइट वगैरह के थ्रू इनको तोड़ा जाता है और कुछ इस प्रकार का हमें पीसेस मिलते हैं। अब इनको सीधे आप ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डाल सकते, इसके पहले इसको क्रश किया जाता है, उसके बाद इससे धूल वगैरह जो है डस्ट वो निकाल दिया जाता है। यानी पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद में उसको एक शेप दिया जाता है पैलेट बनाने के लिए, वो दिया जाता है आयरन ओर पैलेटाइजेशन प्लांट में। पैलेटाइजेशन का एक प्लांट होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये इतना बड़ा प्लांट है, इसमें बस इसको शेप देने का, पैलेट बनाने का काम होता है। इसमें इस प्रकार की मशीनें होती हैं और ये शेप हमें मिलता है ताकि रिडक्शन प्रोसेस में हमको इजिली मतलब इस प्रकार का हमें पैलेट नुमा प्रोडक्ट हमको मतलब रॉ मटेरियल मिल सके। रॉ मटेरियल ये बस इसको एक शेप दे दिया गया है पैलेट का। ठीक है, अब इस पैलेटाइजेशन प्लांट से ये पैलेट बन के जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। ब्लास्ट फर्नेस एक फर्नेस होता है जिसमें रिफैक्ट्रीज की यानी लाइनिंग होती है। ठीक है, इसमें आयरन ओर को पिघलाया जाता है करीब 1600 डिग्री टेम्परेचर पे। 1600 डिग्री टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का नाम ब्लास्ट फर्नेस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें हॉट एयर को ब्लास्ट किया जाता है। हॉट एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या होता है? इग्निशन का काम करता है, यानी वो सहायक होता है।
ठीक है, हॉट एयर को ब्लास्ट किया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस पड़ा। आयरन को मेल्ट करने के लिए टोटल जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री टेम्परेचर पे आयरन पिघलता है। अब आयरन ब्लास्ट फर्नेस पे 3 चीजें डाली जाती हैं इस पूरे अरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है। रॉ मटेरियल के रूप में हमारा पैलेट डाला जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो हमारा पैलेट है। दूसरा कोक डाला जाता है, कोल को ही पीस देने पे उसका प्रोराइड फॉर्म को कोक बोलते हैं। कोल मतलब कोयला और कोक मतलब उसका पिसा हुआ जो शेप होता है, ठीक है, उसका भुरभुरा पार्ट, ताकि कोयला को क्यों पीस के कोक बनाया जाता है, क्योंकि उससे हमारा जो मीन्स जो आसानी से जल सके, इसके लिए उसको कोक का फॉर्म दिया जाता है। उसके बाद उसमें लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है। 3 चीजें डाली जाती हैं, रॉ मटेरियल यानी हमारा जो पैलेट के फॉर्म में मिनरल है, हेमेटाइट, और उसके बाद में कोक, उसके बाद में लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या करता है, लाइमस्टोन अगर ब्लास्ट फर्नेस में मतलब इसमें डालने पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, यानी मिनरल्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेल्ट ना हो सके, उनके साथ क्रिया करके मेल्ट होने में हेल्प करता है, और इसको क्या करता है, एक स्लैग के फॉर्म देके ऊपर कर देता है ताकि इजीली इसको निकाला जा सके। और जो प्योर हमारा जो हॉट मेटल होता है, Fe की मात्रा जिसमें 92% से ऊपर हो जाती है, वो यहाँ नीचे वाले पोर्शन में इकट्ठा हो जाता है। स्लैग अलग हो जाएगा, तो यानी जो हमारा स्लैग जो हमारा मिनरल है जिसमें Fe 70% है और अदर कंपोजिशन है, वो अदर कंपोजिशन कैसा हुआ, स्लैग के फॉर्म में आ गया। और हमारी जो Fe की क्वांटिटी 92% होती है वो नीचे फॉर्म में आती है, उसको हॉट मेटल का जो कार होता है उसमें डाला जाता है, इसमें इसको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या अरेंजमेंट है। देखिए ये अरेंजमेंट है, इसमें से जो गैस निकलती है, बहुत सारी जहरीले गैसेस, कुछ डस्ट होती है, उनको आप एटमॉस्फेयर में नहीं फेंक सकते हैं, तो इनको क्या कहता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इनको निकाला जाता है एटमॉस्फेयर में। साथ साथ इसमें बहुत सारी होती हैं फ्यूल यानी एनर्जी होती है, यानी गर्म, ये हवा जो होता है गर्म होता है, तो जब हम कोल्ड एयर को इसमें ब्लास्ट फर्नेस से फीड करेंगे नहीं, तो कोल्ड एयर जब हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो इस हॉट एयर के साथ ठीक है हीट एक्सचेंजर के थ्रू गुजारा जाता है, तो ये कोल्ड एयर हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाता है और ये हॉट एयर इसको ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। यहां तक आपको प्रोसेस समझाया गया, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस का नाम ब्लास्ट फर्नेस इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हॉट एयर को ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में 3 चीजें पड़ती हैं, क्या क्या, पैलेट यानी रॉ मटेरियल, दूसरा कोक, तीसरा लाइमस्टोन। ओके, इसमें 1600 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होने के बाद इसको हॉट मेटल कार में डाला जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का बस मेन यूज होता है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, यानी Fe जो रॉ मटेरियल में 70% होती है उसको 92% तक लाता है, और ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन मिलता है। क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। ब्लास्ट फर्नेस पे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो देखिए यही 3 रिएक्शन होते हैं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, जो कोयले का कार्बन है और जो हॉट एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा रॉ मटेरियल के रूप में आयरन ऑक्साइड है उसके साथ क्रिया करके Fe को अलग कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक साइड हो जाता है, तो हमारा ये जो है ना Fe इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मैंने क्या बताया, ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या मिलेगा, पिग आयरन। अब इस पिग आयरन से नेक्स्ट प्रोसेस में हमें 3 चीजें बना सकते हैं, रफ आयरन, स्टील या फिर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, स्टील और रफ आयरन में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस होता है सिर्फ कार्बन के परसेंटेज के ऊपर। अगर कार्बन 2% से ऊपर हो तो वो कास्ट आयरन कहलाता है, और अगर 2% या 2% से नीचे हो, यानी स्पेसिफिक बोला जाए तो 0.15 से 0.25% अगर कार्बन हो तो स्टील कहलाता है, जो कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें इतना कार्बन हम डालेंगे तो हमें स्टील बना के देता है, स्टील देता है, स्टील जैसे प्रॉपर्टीज देता है। अगर कार्बन की परसेंटेज 0.15 मैक्सिमम हो, यानी बहुत कम हो, तो वो रफ आयरन बनता है, यानी
काफी मेलिएबल और लूज, मतलब बहुत ही कमजोर आयरन बनता है, तो उसको रफ आयरन बोलते हैं। ये ज्यादातर इस एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जाता, इससे बहुत कम यूज होते हैं। ज्यादातर यूज स्टील बनाने में किया जाता है। तो स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज होगी, 0.15 से लेके 0.25% तक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार बहुत दिन से सुनते हैं कि यार ये स्टील और आयरन में अंतर क्या होता है। तो देखिए अंतर होता है, आयरन और स्टील में अंतर होता है बस कार्बन को लेके। कार्बन 2% से नीचे हो तो वो कहलाता है स्टील, 2% या 2% से ऊपर हो, 2% से ऊपर होता है तो वो कहलाता है आयरन, या उसको पिग आयरन भी बोलते हैं यूजुअली। अब यहां से ब्लास्ट फर्नेस से हमारा जो हॉट मेटल निकलता है वो जाता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज होता है जो हमारा 92 पिग आयरन होता है, उस पिग आयरन से स्टील बनाने में, यानी परसेंटेज जो कार्बन का 4 से 5% होता है, Fe 92% होती है, वहां से रिड्यूस करके कार्बन की परसेंटेज 2% से नीचे लाया जाता है। ठीक है, साथ साथ मेन चीज ये होती है कि हमको जिस प्रकार का ग्रेड तैयार होता है, जिस प्रकार का प्रॉपर्टी तैयार करना होता है, उस प्रॉपर्टी के लिए हम इसमें नॉन फेरस मेटल या फिर फेरस मेटल इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हमको आनी होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि EPL ग्रेड की हमें प्लेट बनानी हो तो हम क्या करेंगे, EPL ग्रेड कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, पाइप बनाने में इस्तेमाल की जाती है। और पाइप के लिए हम जानते हैं कि वहां पे वाटर की वजह से रस्ट ना खाए, इसकी वजह से उसमें क्रोमियम की मात्रा होनी चाहिए, तो क्रोमियम इसमें ऐड करते हैं। और इसके साथ और भी जो चीजें एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, तो ये चीजें जो ऐड की जाती है वो यहाँ भी की जाती हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का नाम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इसलिए पड़ा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है और आर्क प्रोड्यूस करके मेटल को मेल्ट किया जाता है। इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड, इसके थ्रू आर्क प्रोड्यूस होती है और हमारा मोल्टन मेटल मेल्ट होता है। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, नीचे में व्हील लगे होते हैं और मोल्टन मेटल पिघल के इधर से लैडर में डाला जाता है। ठीक है, ये लैडर करीब 150 टन का है। एक बार यानी एक हीट जो बोलते हैं ना, एक हीट तैयार होता है, एक बार में जितना रॉ मटेरियल मेल्ट होगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में उसको एक हीट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ओके, ये टिल्टिंग टाइप में होता है, इसको इस तरह से टिल्ट कर सकते हैं, स्लैग को अलग कर लेते हैं और इसमें से प्योर मोल्टन बाथ के थ्रू, यानी जो हमारा मोल्टन मटेरियल है, लैडर में डाल दिया जाता है। अब यहां से प्रोसेस चालू होता है कंटिन्यूअस कास्टर का। देखिए कंटिन्यूअस कास्टर क्या होता है, कंटिन्यूअस कास्टर इज ए मेटल कास्टिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ मेटल विथ ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। जैसे कि हमारा ये एक कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस है, मतलब कास्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होता रहेगा, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। यानी कि पहले कास्टिंग कर दिया जाए फिर अलग कर जाए, मतलब उसके बाद मतलब उतने देर के लिए कास्टिंग, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वाला प्रोसेस जो है रुकना नहीं चाहिए। ये कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, कंटिन्यूअस कास्टिंग होती है। देखिए ये आपका लैडर हुआ, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से इसमें डाला गया। अब ये रोटेटिंग टाइप में होता है, यहां से इधर आएगा, ये होता है टंडिस और ये हमारा कास्टिंग का पूरा अरेंजमेंट होता है। कास्टिंग से लैडर के बीच में ये जो आपका जो सेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं टंडिस। टंडिस का काम होता है एक तरह से स्टोरेज टाइप में, लैडर का माल इसमें इकट्ठा होगा और यहाँ से कास्टिंग कब रोकना है, यहाँ पे बंद करने का प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो कास्टिंग, तो ये हमारा कंटिन्यूअस कास्टिंग होता है। टंडिस मैं बताया बीच में एक तरह से स्टोरेज के तौर पे होता है, एक इंटरमीडिएट वेसल, वो होता है हमारा टंडिस। फिर से एक बार कर समझाते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हमारा मटेरियल आएगा लैडर में, लैडर से आएगा टंडिस में, टंडिस एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन लैडर और मोल्ड के बीच में। अब यहां से टंडिस से हमारा मटेरियल जाता है मोल्ड में, मोल्ड में सॉलिडिफाई होके जैसा भी हमको शेप बनाना हो उसका विड्थ और थिकनेस यहाँ पे डिसाइड होगा मोल्ड के ऊपर।
लेंथ डिसाइड होगा, आप लेंथ तो बाहर में कंटिन्यूस कास्टिंग होता रहेगा, जैसे ही बाहर आएगा आप उसको लेंथ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेंथ काट दीजिए। आपको स्लैब बनाना है स्लैब बनाइए, और चाहे तो आप बिलेट बनाना चाहते हो बिलेट बनाइए। तो यहाँ तक जो स्लैब और यहाँ पे बिलेट बनाने का प्रोसेस हुआ ये कंटिन्यूस कास्टर में हुआ। अब इसके आगे जो प्रोसेस होता है हॉट स्ट्रिप मिल में। दो चीजें सुनी होंगी, दो मिल, हॉट स्ट्रिप मिल, कोल्ड स्ट्रिप मिल। हॉट स्ट्रिप मिल में हॉट मेटल यानी जो हमारा जो यहाँ से स्लैब निकला है उस स्लैब को 1250 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करके, यानी यहाँ से ऑलरेडी गर्म होता है, किसी किसी जगह पे क्या होता है इसको अगेन रीहीटिंग फर्नेस में गर्म किया था, मान लीजिए यहाँ पे स्टोर कर दिया, फिर वापस उसको रीहीटिंग फर्नेस में 1250 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया। गर्म होने के बाद में इनको रोलिंग की जाती है और वेरियस थिकनेस सेक्शंस के अकॉर्डिंग उसको रोल किया जाता है। हॉट स्ट्रिप मिल को आप एनिमेशन व्यू के थ्रू समझिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि HSM से जो प्रोडक्ट बनता है उसका यूज कहाँ होता है। वेल इसका आंसर है बहुत सारी यूज होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में, पाइप्स में, शिप्स बिल्डिंग में, या फिर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कोल्ड रोल मिल के थ्रू जाता है। यानी कोल्ड रोल मिल में जाएगा, उसको रिक्वायलिंग करके कोल्ड रोल क्वाइल्स बनाई जाती हैं, जिसकी बहुत सारी यूज है, जैसे कि 4 व्हीलर्स की बॉडी बनाने में, ट्रेन्स की बॉडी वगैरह बनाने में, और भी बहुत सारी क्वाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो जो क्वाइल बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? स्लैब्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्लैब वो कट किया हुआ पीसेस भी हो सकते हैं, या फिर कंटिन्यूस कास्टर से निकला हुआ कंटिन्यूस स्लैब भी हो सकता है। इस स्लैब्स को रीहीटिंग फर्नेस से गुजारा जाता है। रीहीटिंग फर्नेस में उसको रीहीट किया जाता है, करीब 1250 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रीहीट किया जाता है। जो हमारा फर्नेस होता है वो वॉकिंग बीम मैकेनिज्म का होना चाहिए। वॉकिंग बीम मैकेनिज्म होता है और 1250 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद डिस्केलिंग होती है। डिस्केलिंग कहने का मतलब है जब फर्नेस से बाहर निकलता है स्लैब तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, कार्बन तो ऑलरेडी होती है, तो इसकी स्केल जम जाती है। स्केल को रिमूव करने के लिए 250 बार के वाटर के प्रेशर से रिमूव की जाती है उसके ऊपर का स्केल। उसके बाद जाता है रफिंग मिल में। रफिंग मिल में क्या होता है, स्लैब की विड्थ को सबसे पहले प्रेशर के थ्रू कम किया जाता है। उसके बाद उसको 4 हाई रोलिंग स्टैंड के थ्रू गुजारा जाता है। करीब 5 से 7 पास लगते हैं, जिसके थ्रू उसका थिकनेस थोड़ा कम हो जाता है और विड्थ जब हम प्रेस करते हैं तो उसके एजेस थोड़े उभरे होते हैं, तो वो सही हो जाता है। उसके बाद जाता है इंटरमीडिएट स्टैंड में। इंटरमीडिएट स्टैंड में स्लैब का थिकनेस, टेम्परेचर, विड्थ और सरफेस क्वालिटी को यहाँ पे चेक किया जाता है। रफ स्ट्रिप कूलिंग। रफ स्ट्रिप कूलिंग यहाँ पे क्या होता है, वाटर को स्प्रे किया जाता है ताकि मटेरियल की प्रॉपर्टी को पाने के लिए यानी टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर हमारा पाया जा सके, ऑब्टेन हो सके। इसके बाद जाता है एज हीटर में। एज हीटर में रीहीट करते हैं स्लैब की एज को, क्योंकि एजेज जो है सबसे पहले ठंडे हो जाते हैं, तो यहाँ पे बर्नर्स के थ्रू इनकी एज को गर्म किया जाता है ताकि हमारा इक्वली टेम्परेचर हो सके एज पे और बीच में दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो सके। उसके बाद क्रॉप सीयर में जाता है। क्रॉप सीयर में इनका हेड टेल को कट किया जाता है ताकि हम जो हमारा रोलिंग हो सके वो इजी हो सके। क्रॉप सीयर से एज कटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है डी स्केलिंग का। डी स्केलिंग बोले तो स्केल को रिमूव करना थ्रू वाटर प्रेशर। उसके बाद 7 हाई रोलिंग स्टैंड में जाता है। यहाँ पे इनको बोलते हैं फिनिशिंग स्टैंड। 7 रोलिंग स्टैंड जो कि रिड्यूस करता है रफ स्ट्रिप को रिक्वायर्ड थिकनेस में, यानी हमारा जो थिकनेस होता है हर एक स्टैंड के बाद में कम होता जाता है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ये 7 स्टैंड्स होते हैं जो 1 by 1 थिकनेस, जिनके मतलब रोल्स के बीच का गैप कम होता जाता है हम, और हमारी स्ट्रिप होती है वो और लंबी होती जाती है। 7 स्टैंड के बाद में मेजरिंग सिस्टम आता है जिसके थ्रू स्ट्रिप की थिकनेस और विड्थ को मेजर किया जाता है।
नेक्स्ट आता है एडको एक्सेलरेटेड डीकूलिंग सिस्टम, जिसमें यूनिफॉर्म स्प्रे की जाती है। ये एक मॉडर्न लेमिनार फ्लो कूलिंग सिस्टम होता है। अब आते हैं कोल्ड रोल मिल। कोल्ड रोलिंग मिल और हॉट रोलिंग मिल दोनों में बस डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। कोल्ड रोल मिल में जो रोलिंग प्रोसेस होता है वो कोल्ड यानी ठंडे, मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल होता है के रूप में हमारा क्वाइल होता है उसकी रोलिंग की जाती है रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे, ठीक है। तो वो हुआ कोल्ड रोल मिल। हॉट रोलिंग मिल में क्या होता है, जो हमारे जो मेटल होता है वो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर में रोलिंग की जाती है, तो वो होता है हॉट रोलिंग मिल, ठीक है। तो कोल्ड रोलिंग इज ए प्रोसेस बाय विच मेटल इज पास्ड थ्रू द रोलर्स एट टेम्परेचर बिलो इट्स रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो मेटल को कंप्रेस किया था और स्क्वीज्ड किया जाता है ताकि उससे हमारा यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाई जा सके। कोल्ड रोलिंग प्रोसेस के तो आप देखे होंगे, देख लीजिए पूरा प्रोसेस क्या होता है। इसमें जो हॉट रोल क्वाइल बनता है उसी को वापस डीक्वाइलिंग यानी क्वाइल को वापस वो किया जाता है और इसको डिफरेंस रोल्स के थ्रू गुजारा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। एनिलिंग प्रोसेस की जाती है, एनिलिंग, और उसके बाद में देखे होंगे कहीं पे जो बॉक्स वगैरह देखे होंगे आप जिसमें जिंक की लेयर चढ़ाई गई होती है। तो वो जो प्रोसेस होता है ये सारा कोल्ड रोल मिल में होता है। गैल्वेनाइज्ड शीट्स इसी से हमें कोल्ड रोल मिल में प्रोड्यूस होती मिलती है। तो कोल्ड रोल मिल का एक एनिमेशन वाला वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें कोल्ड रोलिंग मिल के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहीं पे हम एंड करते हैं। तो हमारा जो हॉट रोल मिल और कोल्ड रोल मिल, इससे हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, प्लेट मिलता है। मतलब आप वहां से स्लैब को भेज देंगे प्लेट मिल तो प्लेट प्रोड्यूस करेगा, हॉट रोलिंग मिल में भेजेंगे तो क्वाइल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, हॉट रोल्ड क्वाइल। कोल्ड रोल मिलेंगे तो गैल्वेनाइज्ड शीट्स और कोल्ड रोलिंग यानी पतली शीट्स जो 0.3 से 0.2 mm तक होती है उतनी पतली शीट्स जिसका यूज किया जाता है बहुत सारे कहीं पाइप बनाने में, बॉडी जो आपकी जो ट्रेन की बॉडी और व्हीकल्स की बॉडीज वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इन से जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो की